आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं पाकिस्तानी वायुसेना को लेकर आई एक रिपोर्ट से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी वायुसेना यूं तो चाहे जितना नकारे कि उनको भारत से कोई खास नुकसान नहीं हुआ और वो अपनी जो जाहिल अवाम है उसको भले ही भरोसा दिलवा दे, लेकिन रियलिटी काफी चिल्ला चिल्ला के बताती है कि हुआ क्या था। और अब इसी का अंदाजा इस रिपोर्ट से आप लगा लेंगे। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना साइलेंटली इस समय एक ऐसे प्रोग्राम पर काम कर रही है जिसके अंतर्गत वो नए इवैक प्लेटफॉर्म की तलाश में है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत पाकिस्तान ने जो साप का 2000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट था, जिसको वो खरीदने के लिए पहले इच्छुक थे, इस प्रोग्राम से अब वो पल्ला झाड़ने की तैयारी में है। इसके जगह पर पाकिस्तान खुद का जो इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको शुरू करने वाला है, जो कि पाकिस्तानी नौसेना के सी सुल्तान मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इनिशिएटिव पर आधारित होगा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के सोर्सेज ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान फिलहाल इस प्रोग्राम को प्रोजेक्ट ज़रबे समा के नाम से डब करता है और आंतरिक रूप से इस पर काम शुरू कर दिया गया है, जहां पर वो जेट इंजन एवैक्स प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं और इसके लिए वो ऑफ द सेल्फ जो कमर्शियल एयरलाइनर्स हैं उनके तरफ देख रहे हैं, ताकि भारतीय वायुसेना की जो बढ़ती कैपेबिलिटी है उससे वो आगे निकल सकें। आपको याद दिला दें कि ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तानी वायुसेना की पोल खुली है और ऑपरेशन सिंदूर में उनका एक साप 2000 एरे एक डायरेक्ट हिट को सस्टेन करता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरफ से मिली थी। और ऐसे में नुकसान इतना ज़्यादा हो गया था कि वो एयरक्राफ्ट ही पूरी तरीके से तबाह हो गया था और अब पाकिस्तान उसी की रिप्लेसमेंट और एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहा है। लेकिन इस बार वो एडिशनल साप 2000 एरे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की तरफ नहीं देख रहा है, बल्कि दूसरे ऑप्शंस की तरफ उनकी नज़रें बनी हुई हैं। खैर, भविष्य में क्या होता है वो तो हमको पता ही चलेगा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान कितना डेस्परेट है वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने SU-57 वर्सेस राफेल वर्सेस F-35 को लेकर के अपनी टिप्पणी करी है। ये जैसा कि आप सबको पता है और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ANI की तरफ से जो नेशनल सिक्योरिटी समिट है इसका आयोजन किया गया था और इस दौरान एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर, जो कि चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को लेकर के एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने फिलहाल किसी प्लेटफॉर्म का नाम लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा फिलहाल इंडियन एयरफोर्स जो एक्ट ऑफर है इन्हें एक्टिवली एग्जामिन कर रही है और अपनी जो नीड्स है उनको एड्रेस करने पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि एक जो कैपेबिलिटी गैप हमारे पास है उसको फिल करने के लिए हम अलग अलग ऑप्शंस पे विचार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इसके अंतर्गत उन्होंने SU-57 फैलन को लेकर के भी यही कहा है कि अभी उसकी कैपेबिलिटी को एग्जामिन किया जा रहा है और उसके बाद ही हम ये देखेंगे कि हमें किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है, जब तक कि हमारा खुद का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि इस समय हम इसी बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे जो क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप है हमारे पास उसको फिल किया जाए, जब तक कि हमारा खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA रेडी नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि अभी प्रोसेस जो है वो करेंटली इस चीज़ पर फोकस है कि कैसे हम अपने ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करें और उन्होंने कहा कि अभी हम किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं कर सकते। हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की पूरी लिस्ट है और अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है कि हम किसी प्लेटफॉर्म का नाम ले सकें जिसको हम कंसिडर कर रहे हों। ये स्टेटमेंट ऐसे समय पर आई है जब इंडियन एयरफोर्स काफ़ी क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप से जूझ रही है और अभी AMCA तकरीबन 1 दशक की दूरी में है अपने प्रोडक्शन में आने से। और उनका ये बयान कहीं ना कहीं ये भी इंगित करता है कि अभी कोई भी क्लियर विजेता नहीं है, लेकिन डसाल्ट एविएशन और दूसरे जो फ्रेंच कंपनियां हैं उनके रिएक्शन से ऐसा लगता है कि शायद एडिशनल AMCA भविष्य में भारतीय वायुसेना की पसंद हो सकते हैं। हालांकि क्योंकि अभी उन्होंने SU-57 को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करी है, तो इसलिए हम भी अभी किसी कंक्लूजन में नहीं आते हैं और हम यही मान के चलते हैं कि भारतीय वायुसेना को अच्छे से पता है कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए। खैर, अगर हम प्रपोजल्स की बात करें तो प्रपोजल्स लगभग दोनों की तरफ से सेम आए हैं, जहां पर SU-57 के साथ भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और TOT की बात की गई है, तो वहीं अगर नंबर्स बड़े होते हैं तो राफेल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में हमें होती दिखाई पड़ेगी और उनके इंजन की भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी भारत में होती दिखाई पड़ेगी। हालांकि AMCA के साथ या FGFA के साथ या SU-57 के साथ बेनिफिट ये है कि भारत को 5th जनरेशन फाइटर का एक्सपीरियंस मिलेगा और एक कॉम्बैट एज मिलेगी, और क्योंकि उसमें इंडिजिनस वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन की मंजूरी दी गई है तो वो क्लियरली भारतीय वायुसेना के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं। खैर, अंतिम निर्णय भारतीय वायुसेना के ऊपर ही होगा कि भारतीय वायुसेना को क्या चाहिए।
इंडियन एयरफोर्स फिलहाल अपने जो रोड मैप है उस पर टिकी हुई है, जहां पर तेजस मार्क 1A का इंडक्शन, तेजस मार्क 2 का इंडक्शन, सुखोई 30 MKI का अपग्रेड और इसके अलावा एमका का जो प्रोडक्शन है ये उनकी प्राथमिकता पर है। और अब आगे चल के कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आता है तो वो सिर्फ भारतीय वायुसेना की जो कह सकते हैं गैप में एक ब्रिज का काम करेगा और बड़े नंबर्स में वो फिलहाल शायद हमें देखने को ना मिले, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ऐसा भी कहती हैं कि रूस का जो ऑफर सामने आया है एयरक्राफ्ट की टीओटी को लेकर के, ये भी तब भारत को मिलेगा जब एक स्पेसिफिक नंबर, ये स्पेसिफिक नंबर थ्रेशोल्ड को भारत पार करेगा और उसके बाद ही इनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है भारत में की जाएगी। ऐसा नहीं है कि 40 से 50 एयरक्राफ्ट लिए भारत ने तो इसका प्रोडक्शन भारत में शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट्स ऐसा इंगित करती हैं कि रूस कम से कम 100 नंबर्स को या 100 की संख्या को देख रहा है Su-57 की भारत की तरफ। और जैसे भारतीय वायुसेना की नीड है और जो प्लान है उसको देखकर लगता नहीं है कि भारतीय वायुसेना 100 का मार्क पार करेगी, वो भी Su-57 के लिए, क्योंकि ये दोनों एयरक्राफ्ट जो है चाहे राफेल हो चाहे फैलन हो, ये हमें 2030 के ही आसपास देखने को मिलेंगे। और ये वही समय होगा जब तेजस मार्क 2 अपनी जो डेवलपमेंटल टेस्टिंग है उससे गुजर रहा होगा और एमका के भी जो पहली उड़ान है वो हो चुकी होगी। आप सभी को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसको हम स्मार्ट मिसाइल के नाम से जानते हैं, इसके बारे में तो पता ही होगा। 2024 में हमने इनके टेस्ट को लेकर बहुत कुछ सुना था और अब भारत की इसी कटिंग एज स्मार्ट मिसाइल या सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर ये अब अपने फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ ट्रायल में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मीडिया सोर्सेज की बात माने तो ये रेवोल्यूशनरी मिसाइल सिस्टम, जो कि एक लाइट वेट टॉर्पीडो को इनकॉर्पोरेट करती है अपने प्राइमरी किल मैकेनिज्म के तौर पर, ये वॉरशिप्स को और सबमरीन को 650 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के इंडियन कोस्ट लाइन से तबाह कर सकती है। और अब ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपने टेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो स्मार्ट सिस्टम है, स्मार्ट मिसाइल सिस्टम है, ये अंतिम बार 2024 में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, जहां पर अपनी इसने यूनिक कैपेबिलिटी का प्रमाण दुनिया के सामने रखा था कि कैसे एक मिसाइल और टॉर्पीडो का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत लिथैलिटी के साथ जो सबमरीन है उनको तबाह कर सकता है। दरअसल इसमें मिसाइल की रेंज और स्पीड है, तो वहीं एयरबॉर्न एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का प्रिसीजन भी है। और अपकमिंग जो ट्रायल्स होने वाले हैं वो इसी वेपन की फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, जहां पर इसके ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का मार्ग वो प्रशस्त करेंगे। स्मार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि ये कैनिस्टर लॉन्च 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि अपने साथ एक लाइटवेट टॉर्पीडो को कैरी करती है। संभावित है कि ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एडवांस लाइट टॉर्पीडो स्नेहा या फिर उसका इम्प्रूव्ड वेरिएंट है और इसे ये एक एज अ पेलोड यूज़ करती है। और मिसाइल के चलते इसकी जो टॉप स्पीड है ये मैक 2.5 से भी ज़्यादा की हो जाती है टर्मिनल फेज में, और ये 650 किलोमीटर तक जा करके एनिमी के जो वॉरशिप्स हैं और जो सबमरीन्स हैं उनको तबाह कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।